स्वागत है आप सभी का निवेश के एबीसीडी में। और मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल। और रोज़ाना हर हफ्ते हम एक नए मेहमान के साथ ये पेशकश लेकर आते हैं जहां पर बहुत ही आसान भाषा में बाजार की गतिविधियों पर बातचीत होती है। आपको बताया जाता है कि क्या आपको करना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जिस तरह का बाजार चल रहा है क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। राहुल जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो बारीकी से आज अपनी एक्सपर्टीज़ के तहत आपको रणनीतियाँ बताएंगे। और बाजार में क्योंकि इतना केओस है, कैसे आप इस केओस से दूर रह सकते हैं ये जानने की भी कोशिश करेंगे। राहुल, स्वागत है आपका निवेश की एबीसीडी में। वैसे तो आप वैसे तो राहुल आप बाजार के बहुत पुराने पार्टिसिपेंट हैं और इस तरह के मार्केट टर्न और क्रैशेस के आप आदी होंगे, बट फिर भी पूछना चाहती हूँ, आजकल रातों की नींद कितनी अच्छे से आ रही है? बात तो सही है और काफी बार ऐसे करेक्शंस देखे हैं, बट जैसे हमारे लिए और हमारे क्लाइंट्स के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए हम एसेट एलोकेशन करते हैं। हम्म। तो एसेट एलोकेशन में ये सारी जितने भी उतार चढ़ाव रहते हैं और जितना भी वॉलेटिलिटी आता है वो हमेशा पॉजिटिवली इम्पैक्ट करता है। हम्म। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास इस टाइम अच्छा एलोकेशन था तो ऑब्वियसली इक्विटी का पार्ट गिर गया होगा और डेट को आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फॉर अस ये एक अपॉर्चुनिटी बन जाती है। और अगर ये अपॉर्चुनिटी तो फिर तो मतलब ये तो बहुत ही अनुमानित बात है कि रात की नींद में कोई फर्क नहीं है, मतलब इट्स एज पीसफुल एज इट शुड बी हियर। चलिए, तो चैन की नींद आपको नसीब हो रही है, लकी यू। लेकिन अब बाकी लोगों को भी हम आज इस शो के ज़रिए कोशिश करेंगे कि वो बीपी अपना ना बढ़ाएं बाजार में हर गिरावट के साथ और आराम से सोएं। लेकिन उसके लिए आपने कहा अपने जवाब में कि इस तरह के बाजार में ही जो है पैसा बनता है। मुझे ये समझना है कि इस तरह के बाजार में जो रणनीति आपने अपने पोर्टफोलियो के लिए अपना रखी है, क्या उसी में ही निवेश करने से पैसा बनेगा या रणनीति बदलने से पैसा बनेगा? नो, तो मुझे लगता है कि रणनीति तो इन्वेस्टमेंट साइकिल में चेंज करनी ही नहीं चाहिए। दो ओके। ही चीजें हैं जिस पे फोकस करना चाहिए। एक तो एसेट एलोकेशन, कि क्या आपका डिवीजन है इक्विटी, डेट और गोल्ड के बीच में। तीन चीजें हैं मोस्टली। हम्म। बहुत इजी फॉर्मूला होता है, 100 माइनस आपकी उम्र। तो सपोज अगर आप 30 साल के हैं तो 70% इक्विटी एलोकेशन हो जाएगा, 20% की 20 से 25% के आसपास डेट और 5 से 10% के आसपास गोल्ड। तो आपके रिस्क पे प्रोफाइल पे आप एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो हम्म। एक तो हो गया ये, जो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हमेशा कंसिस्टेंटली आप एज अ स्ट्रैटेजी यूज कीजिए, रणनीति की तरह यूज कीजिए। सेकंड ये है कि हर एक रेगुलर इंटरवल में बस ये चेक करते रहिए कि जिसमें आपने इन्वेस्ट किया है, या म्यूचुअल फंड है, एआईएफ हैं, जो भी इक्विटी लेड स्कीम्स हैं या हम्म। डेट लेड स्कीम्स हैं, वहाँ कुछ वो उतार चढ़ाव तो नहीं हो रहा। कुछ ऐसा तो नहीं है, कुछ लेगार्ड्स हैं जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे। कभी कभी कुछ म्यूचुअल फंड स्कीम्स अच्छा परफॉर्म नहीं करती हैं, तो उनसे एग्जिट मारना चाहिए। तो ये ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने देखने की जरूरत है, आप साल में एक बार देख लीजिए, हम्म। इवेल्युएट कर लीजिए। और तो आप और उसमें से फिर रेट, मतलब जो अच्छा नहीं कर रहे हैं उनसे निकल जाइए, जो अच्छा कर रहे हैं जिनका फ्यूचर ठीक दिख रहा है उसमें इन्वेस्ट कीजिए। हम्म। तो अगर आप ये दोनों चीजें करते रहेंगे कविता, तो जनरली कंपाउंडिंग आपकी पोर्टफोलियो में हो ही जाएगी। और ये ऑटोमेटिकली आपको एडजस्ट करते रहेंगे सारी सिचुएशन से। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, लास्ट 18-24 महीने में इक्विटी में कुछ खास रिटर्न बना नहीं है। और बिल्कुल। अभी जैसे आप ही बोल रही हैं कि नींदें उड़ी हुई हैं कि नहीं, पर इक्विटी मार्केट्स में अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखती है। हम्म। तो हम्म। आप जिसके पास डेट एलोकेशन था वही डेट को इक्विटी कन्वर्ट कर सकता है। अगर आपके पास पूरा ही इक्विटी एलोकेशन था तो हम्म। चांसेस है कि आप नहीं कर पाओगे वो सेम चीज। बिल्कुल। शायद आपका रिस्क एपेटाइट भी गिर जाएगा, आप ऑलरेडी इतने फुली इन्वेस्टेड हैं। हम्म। तो इफेक्टिवली एसेट एलोकेशन आपको हर सिचुएशन के लिए तैयार करता हम्म। है। एंड अगर आपका डेट डिसेंट है तो राइट नाउ इट बिकम्स अपॉर्चुनिटी फॉर यू, आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाती है। अदरवाइज इट कैन बी लिटिल ट्रिकी फॉर यू। तो अगर बिल्कुल। आप ये दोनों चीजें हम्म। कंसिस्टेंटली करते रहें हम्म। तो कोई और रणनीति की जरूरत नहीं है इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू में। आई थिंक ये दोनों चीजें आपको कंपाउंडिंग करके देती रहेंगी कंसिस्टेंटली। बिल्कुल। और अनिष्टा में ही मौके भी मिलते हैं, तो उन्हीं मौक़ों का जो है आपको पूरी तरह से फ़ायदा भी उठाना चाहिए। लेकिन राहुल देखिए, अब हम कुछ ही दिन दूर हैं
इस वित्त वर्ष के अंत की हम बात कर रहे हैं। कैलेंडर ईयर की बात करें तो लगभग 3 महीने अब बीत चुके हैं और शुरुआत में ही हमने बहुत सारी वॉलेटिलिटी देख ली है। हालांकि घरेलू फ्रंट पे हम काफ़ी मजबूती से खड़े हैं, बट डेफिनेटली जो ग्लोबल हेडविंड्स हैं वो हम पर भी इम्पैक्ट डाल ही रहे हैं, जो कि हम लगातार देख ही रहे हैं। तमाम तरह की क्राइसिस हो रही है। कच्चा तेल क्योंकि बहुत हैवी इंपोर्ट बिल भारत का रहता है, उसकी वजह से उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। आने वाली कुछ तिमाहियों के लिए अगर मैं समझना चाहूँ कि कॉशियस फ्रंट पे कोई इन्वेस्टर रहना चाहता है, देखिए एसेट एलोकेशन, डाइवर्सिफिकेशन पोर्टफोलियो के लेवल पर आप ज़रूर अपनाइए। इक्विटी में अगर आपको चर्निंग करनी हो शायद आप हैवी चले जाइए। लार्ज कैप्स में अगर आपको मिड कैप, स्मॉल कैप की गिरावट से डर लगता है, बट हैविंग सेड दैट एक कॉशियस स्टैंस अगर आपको रखना हो तो वो कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स होंगे जो शायद आप अब रेकमेंड कर रहे होंगे अपने क्लाइंट्स को भी, या आपने भी एहतियातन फैक्टर इन कर रखा होगा? तो जिसको कॉशियस स्टैंड लेना है कविता, तो दो तीन चीजें करनी चाहिए। एक तो ये करना चाहिए कि सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ नहीं करना चाहिए, स्टैगर्ड करना चाहिए। तो उसमें ऑटोमेटिकली आपका एवरेजिंग आउट हो जाता है। एक तो ये इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से लार्ज कैप में ही फोकस रखना चाहिए, बिकॉज वहाँ वैल्यूएशन कंफर्ट भी आ गया है और वहाँ सिचुएशन बेटर भी दिखती है। तीसरा ये है कि और कॉशियस करना है तो डेट में भी जाना चाहिए। तो अगर आप ये तीनों चीजें करें तो मुझे लगता है कि काफी कॉशियस, काफी डिसेंट अप्रोच रहेगा इस करंट सिचुएशन को नेविगेट करने के लिए। अगर आप कॉशियसली सोच रहे हैं, थोड़ा आपका कंजर्वेटिव है आपके दिमाग में। क्या इस तरह के बाजार में राहुल कोई नया ट्रेंड भी निकलता है क्या? क्या हम कुछ नया इमर्ज होता हुआ देखते हैं क्या इस तरह के बाजार में? ऑब्वियसली वंस द डस्ट सेटल्स हमें कुछ कंटिन्यूटी देखने को मिलेगी, लेकिन क्या कुछ डार्क हॉर्सेस यहाँ पर हमें निकलते हुए दिखाई दे सकते हैं जिस पर शायद पैसा डालना चाहें? सो डेट एलोकेशंस के लिए ये जो रीट्स और जो इन्वेट्स की कैटेगरी है, हम्म। ये काफी इंटरेस्टिंग निकल के आ रही है। 6-12 महीने से इंटरेस्टिंग दिख रही थी, तो अभी के माहौल में थोड़ा और करेक्शन भी हुआ उनके प्राइसेस में। इंफ्रास्ट्रक्चर स्टोरी है, इंडिया के साथ काफी लॉन्ग टर्म में रिलेटेबल भी है। हम्म। गवर्नमेंट का भी काफी इन्वेस्टमेंट जा रहा है, तो पावर इन्वेट्स हो गए, रोड इन्वेट्स हो गए, जो इंडिया की नीड भी है। तो हम्म। वहाँ अभी तक जनरली इंस्टीट्यूशंस पैसा डालते थे, तो हम अपने क्लाइंट्स को भी एडवाइस कर रहे हैं और अच्छा लगता है ऐसे करंट माहौल में, बिकॉज इट गिव्स यू, हैज द एबिलिटी टू गिव यू एक डिसेंट रिटर्न, और साथ में रिस्क भी लिमिटेड लगता है, और अच्छा पार्ट होगा डेटा एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इक्विटी पॉइंट ऑफ व्यू से तो वही लार्ज कैप अभी डिसेंट लगता है, पर हाँ थोड़ा थोड़ा मिड कैप, स्मॉल कैप में भी जो फ्रॉड था वो कम हुआ है, तो वहां भी थोड़ा थोड़ा एलोकेशन करना चालू करना चाहिए। कंपनीज के लिहाज से, और क्योंकि अब हम नए अर्निंग सीजन में भी अपने आप को जाता हुआ देखेंगे, अब ऐसे में ओवरऑल अगर मुझे आपसे समझना हो कि वैल्यूएशन वाइज और अर्निंग सीजन एक्सपेक्टेशन वाइज अगर आपने अपने लिए कोई खाका तैयार कर रखा है, कोई गाइडलाइन तैयार कर रखी है, तो वो क्या हो सकती है राहुल? तो देखिए आप समझ के चलिए कि नेक्स्ट ईयर का कंसेंसस ईपीएस अर्निंग निफ्टी का कुछ 1280 के आसपास का दिख रहा है, और अगर आप कंजर्वेटिव भी FY28 का पकड़े कि 10% नॉमिनल जीडीपी जितना ग्रोथ आ जाएगा तो 1400 हो जाएगा। करंट मार्केट देखे तो 23,000 चल रही है। मैं राइट। FY28 के बारे में इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आप ही ने बोला कि भी हम, मतलब हो ही रहा है कि 10-15 दिन में नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में मूव करेंगे, तो मोस्टली लोग फिर FY28 के नंबर्स देखना शुरू कर देंगे। हम्म। तो 23,000 को आप अगर 1400 से डिवाइड करें तो कुछ आपका हम्म। 16.5 का पी अर्निंग रेशियो निकलता है। मीडियन जनरली निफ्टी का 20 के आसपास रहा है, हम्म। तो आपको अच्छा अपॉर्चुनिटी दे रहा है इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू, कंफर्ट के हिसाब से। अब आप देखिए मिड कैप में भी लास्ट 2-3 साल का मीडियन पी 30 चला गया था, जो 21 आ गया, तो वहां पर भी अच्छा फ्रॉथ करेक्ट हुआ है, तो आप मान के चलिए वहां भी करेक्शन आया है। तो आप इस फ्रेमवर्क के बेसिस पे देखें या खांचे के बेसिस पे देखें तो ये एक अच्छा तरीका है टू एवेल्युएट की वेदर वैल्यूएशन अभी कंफर्टेबल हो गए हैं कि अभी भी ओवर वैल्यूड है, और हमको लगता है कि अभी डिसेंट वैल्यूएशन हो चुका है मार्केट का। हम्म।
सेक्टर स्पेसिफिक कहाँ पैसे लगाने चाहिए, अगर हमें कोई बीटन डाउन सेक्टर्स लेने हो तो कहाँ पर दाव लगाया जाए? ऑब्वियसली मीडियम टर्म आउटलुक के लिहाज से ही समझ रहे हैं, जो देखिए म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं वहाँ पे ऑलरेडी आपको काफ़ी हद तक एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल जाता है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई स्टॉक स्पेसिफिक जाना चाहता हो तो किन सेक्टर्स और किस तरह की बीटन डाउन कंपनीज? सो बीटन डाउन कंपनीज पे तो कमेंट करना बहुत डिफिकल्ट रहेगा, हम्म। बिकॉज मार्केट का यूनिवर्स काफी ही बहुत ज्यादा बड़ा है। और वैसे तो हम तो क्लाइंट को हमेशा कविता सजेस्ट करते हैं कि आप इस सेक्टर्स को छोड़ के अच्छे फंड मैनेजर को सेलेक्ट कीजिए, म्यूचुअल फंड स्कीम्स को सेलेक्ट कीजिए, बिकॉज उनका फुल टाइम जॉब है, वो अच्छी तरह करेंगे। हम्म। बट सिंस आपका एक क्वेश्चन है, कुछ आपके निवेशक का इंटरेस्ट रहेगा, हम्म। तो हमारा ये मानना है कि डिफेंस एज अ सेक्टर अच्छा लगता है, बिकॉज पूरा जियोपॉलिटिकल जो चल भी रहा है, थीम भी है, इंडिया में भी काफी इंडियनाइजेशन चल रहा है, एक वो हो गया। कंजम्पशन लेड जो भी हैं इंडिया पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी काफी अच्छे लग रहे हैं, बिकॉज इंडिया कंजम्पशन स्टोरी तो तब भी डिसेंट है। और तीसरा है कि प्राइवेट बैंक्स में अच्छा करेक्शन आया है, डिसेंट वैल्यूएशन हो गए हैं, तो वो तीनों सेक्टर मुझे अच्छे लगते हैं। म्यूचुअल फंड्स की हम बात करते हैं, लगातार हर महीने हम नंबर्स ट्रैक करते हैं जहां पे कैटेगरी वाइज हम रोटेशन देख रहे हैं डेफिनेटली, बट एसआईपी के जरिए निवेश करने वाले लोग आज की तारीख में रियल हीरोज ही हम मानेंगे, जो अब तक हमें स्ट्रॉन्ग नंबर्स दे रहे हैं। हर महीना रिकॉर्ड हाई पर एसआईपी का नंबर दर्ज भी हो रहा है। एसआईपी स्टॉपेज रेशियो में हल्की सी कमी आई है, बट बहुत सिग्निफिकेंट कमी हमें आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। अब हैविंग सेड दैट, आने वाले नंबर्स काफ़ी क्रूशल होंगे, बिकॉज बाजार की वॉलिटिलिटी हमने बहुत देखी है। अब उन सब का एक ही सवाल है जो अमूमन हम अपने शो में भी देखते हैं, म्यूचुअल फंड्स बहुत ज़्यादा गिरते हैं, और वो गिरावट क्योंकि ये बहुत दर्शक पहली बार झेल रहे हैं, ठीक है, तो यही सवाल होता है कि जब तेज़ी होती है तो कमाई भी हमको मिलती है, डाइवर्सिफिकेशन भी हमको मिल जाता है, लेकिन जब गिरावट होती है राहुल, तो वो किसी को नहीं पचा पाते, और डेफिनेटली म्यूचुअल फंड्स ज़्यादा गिरते हैं एक स्टॉक के मुकाबले, जो लोग खरीद के अपने पोर्टफोलियो में कमाई करना चाहते हैं। नहीं नहीं, ये बात नहीं सही रहेगी मेरे हिसाब से। मेरे को नहीं लगता कि ऐसा सच है कि हाँ। क्लाइंट का स्टॉक पोर्टफोलियो कम गिरा होगा और म्यूचुअल फंड ज्यादा गिरे होंगे। मेरा ये मानना है कि म्यूचुअल फंड कम गिरे होंगे, ऐसा मेरे को लगता है। जब हम अपने म्यूचुअल फंड एडवाइस भी देखते हैं, जो हम भी देखते हैं, जैसे हम लोगों का कुछ एक पोर्टफोलियो हम रन करते हैं, जो एडवाइस करते हैं म्यूचुअल फंड्स पे, उसमें हम लोगों ने देखा कि जो क्लाइंटों ने 18 महीने से एसआईपी कंसिस्टेंटली कर रहे हैं, उनके रिटर्न अभी भी पॉजिटिव है। तो मुश्किल है ये कहना कि म्यूचुअल फंड्स में ज्यादा गिरावट होगी। हो सकता है कभी कुछ एक्सेप्शनल हो, बट मोस्टली ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मानना है। बिकॉज म्यूचुअल फंड इटसेल्फ गिव्स यू अ गुड डाइवर्सिफाइड बास्केट। तो म्यूचुअल फंड्स में गिरने की क्षमता ओवरऑल स्टॉक पोर्टफोलियो से कम होनी चाहिए, ऐसा मानना है, पर कभी कभी एक्सेप्शन हो सकता है कविता। हम्म। हम्म। अब राहुल, एक सवाल यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये भी हो जाता है, क्योंकि आप HNIs और अल्ट्रा HNIs के साथ भी डील करते हैं, इस वक्त ये जो क्लाइंटेल है आपकी, वो कैसे आगे बढ़ रही है पोर्टफोलियो को लेकर? सो देखिए, इक्विटी जो जिनका एलोकेशन ज्यादा है और जो इक्विटी करते हैं, या इक्विटी एलोकेशन सभी के पोर्टफोलियो में, इक्विटी को लेके चिंता तो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बट हम एक एसेट एलोकेशन का प्रोसेस रन करते हैं, जो मैं पहले भी बोल रहा था, और रेगुलर पोर्टफोलियो रिव्यू का प्रोसेस करते हैं। आई थिंक उससे काफी लोगों के दिमाग में कंफर्ट आता है। सेकेंडली, अगर राइट एसेट एलोकेशन कर रखा है, तो इस टाइम में आप थोड़ा डेट को इक्विटी की तरफ मूव कर सकते हैं, तो वहां पर अपॉर्चुनिटी दिख रही है। सो इफ योर पोर्टफोलियो में आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव साइन। एंड ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम टू रिव्यू पोर्टफोलियो। जैसे हम दिवाली के टाइम घर की सफाई करते हैं, मतलब हर साल में एक बार तो कर सकते हैं सफाई अपने पोर्टफोलियो की भी, जहाँ सही दिख रहा है, ऊपर नीचे है, तो ये अच्छा टाइम है करने के लिए। ओके। तो ऐसा देखना, मैं तो हम लोग क्लाइंट से तो यही बात कर रहे हैं अभी।
हम्म। अच्छा, एआईएफ पे थोड़ा सा मैं फोकस ले जाना चाहती हूँ, बिकॉज एआईएफ को लेकर अभी हाल ही में सेबी ने कई सारे नॉर्म्स को ईज भी किया है। लगातार हम देख रहे हैं कि रेगुलेटर की तरफ से काफ़ी सारी चीज़ों में बदलाव हो रहे हैं, ईजेस आ रहे हैं। किस दिशा में आपको लग रहा है कि ये पूरा क्षेत्र जा रहा है? क्या क्या चीज़ें पॉजिटिव्स हुई हैं, क्या क्या चीज़ें अभी बाकी हैं इन टर्म्स ऑफ फिक्सेशन, जो आपको लगता है कि हो जाना चाहिए? तो देखिए, एआईएफ कैटेगरी ऑल्टरनेटिव कैटेगरी है जो एक इन्वेस्टर को अलग अलग तरीकों से इन्वेस्ट करने के लिए डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करती है। हम्म। तो अंडरलाइंग तो डेट और इक्विटी ही रहता है, वो चेंज नहीं होता है फ्लेवर, बट अपॉर्चुनिटीज चेंज हो जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, इक्विटी का एक और इन्वेस्टमेंट का रूप है, अगर आपको स्टार्टअप में इन्वेस्ट करना है, वो भी इक्विटी इन्वेस्टिंग हो गई। और हम्म। आप जब इक्विटी मार्केट में, वो भी इक्विटी इन्वेस्टमेंट है। हाँ, स्टार्टअप में रिस्क ज्यादा रहता है इफेक्टिवली, तो वो आपको कैट वन के रूप में मिलता है, जहां आप स्टार्टअप में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक निवेशक को एक तरीका मिला है कि कैसे स्टार्टअप में भी रेगुलाइज तरीके से वो इन्वेस्ट कर सके। हम्म। नाउ आपको ऐसी जगह इन्वेस्ट करना है कि जहां आपको दिखता है कि आपने प्राइवेट मार्केट्स में बाई किया, अनलिस्टेड में बाई किया और सेकेंडरी में बेच दिया। मतलब ये काफी ट्रेंड है कि कंपनी को मिड स्टेज पे लीजिए, और जब फुल हो जाए वो, मतलब एकदम एकदम सही रूप पे लेवल पे पहुंच जाए, तो वो कम मार्केट लिस्ट होती है, तो उधर एक आपको बेनिफिट मिलता है उस तरीके के इन्वेस्टमेंट करने का। तो हम्म। कैट टू के रूप में आप प्राइवेट टू पब्लिक वाली इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं। तो वहां बहुत सारे फंड्स हैं जो जनरली प्राइवेट मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं, और जब कंपनियां पब्लिक होती है तो उसमें से एग्जिट मारते हैं। जैसे अगर आपको, जैसे मैं बोल रहा था, रीट इन्वेट्स, अगर आपको रीट इन्वेट्स के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट्स करना है डेट एलोकेशन के लिए, तो वो कैट टू के थ्रू हो सकता है। ओके। अगर आपको इंफ्रा फंड में पैसा डालना है तो वो कैट टू के थ्रू हो सकता है। स्पेशल अपॉर्चुनिटीज में पैसा डालना है तो वो कैट टू के थ्रू हो सकता है। तो गवर्नमेंट या सेबी ने, रेगुलेटर ने ऐसा क्रिएट किया है कि ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स हैं, थोड़ी इलिक्विड भी हो सकती है, तो हम्म। उनको एआईएफ के फ्रेमवर्क में लेके आए हैं। तो इससे होता है क्या है कि जो क्लाइंट जिनके पास बड़ा पोर्टफोलियो और उनको और डाइवर्सिफाई करना है और नया फॉर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनके लिए कैट टू काफी इंटरेस्टिंग व्हीकल हो जाता है इन्वेस्ट करने के लिए। हम्म। राहुल, किस तरह की इन्वेस्टर प्रोफाइल और रिस्क प्रोफाइल आपकी होनी चाहिए अगर आपको एआईएफ में हाथ आजमाना है तो? देखिए, आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का साइज बड़ा होना चाहिए, हम्म। और थोड़ा वो वही वाला पोर्टफोलियो का एलोकेशन एएफ में कीजिए, कैट टू कैट वन में, जहां आपको लिक्विडिटी अभी नहीं चाहिए, जहां आप 3 से 5 साल के लिए आराम से शांति से इन्वेस्ट कर सकें, बिकॉज जनरली उनके ड्यूरेशन 5 साल प्लस ही रहते हैं। तो हम्म। जो क्लाइंट जिनका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, उसमें से कुछ एलोकेशन एएफ में कीजिए, जहां आपको लिक्विडिटी की नेक्स्ट 3 5 साल में जरूरत नहीं पड़ेगी। हम्म। 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 और ऑलराइट। जी। थोड़ा एक्स्ट्रा रिस्क लेके, बिकॉज इलिक्विडिटी का भी रिस्क होता है ना, तो हम्म। उसका एक्स्ट्रा रिस्क लेके आपका रिटर्न इंप्रूव हो सकता है। राहुल, क्योंकि क्लाइंटल आपका काफ़ी बड़ा है और ऐसे में मैं थोड़ा सा मेट्रो से बाहर अगर जाना चाहती हूँ, जब भी आप टियर 2 टियर 3 तक के क्लाइंट्स की बातचीत करते हैं, उनकी इंटरेस्ट ऑफ पार्टिसिपेशन इस तरह के बाज़ार में कितनी रहती है, उनकी समझ कितनी रहती है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो सरकार की मंशा है और जिस दिशा में पूरा देश भी जा रहा है विकसित भारत की ओर, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसको लेकर हमने टारगेटेड डेडलाइंस रखी हुई है और उसमें इक्विटी पार्टिसिपेशन एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। जब आप बाहर निकलते हैं बड़े शहरों से, जब आप जाते हैं छोटे कस्बों में, इलाकों में, किस तरह की सेंस आ रही है, किस तरह की मार्केट अंडरस्टैंडिंग है उनकी? देखिए, एक चीज अच्छा हुआ है इंडिया में कि इंटरनेट के और पूरा ये जो भी पूरा इंटरनेट का कंटेंट है, और जो जो इसका पूरा रीच है, हम्म। उससे अंडरस्टैंडिंग इंफॉर्मेशन तो काफी इंप्रूव हो गया, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। एक बात तो ये माननी ही पड़ेगी। सेकेंडली, जिनके पास पैसा है, या वो छोटे टाउन्स में हो, छोटी लोकेशंस में हो, उनको अपॉर्चुनिटी का अंडरस्टैंडिंग तो आना शुरू हो गया है। क्या मैं ये बोलूंगा कि वो बड़े शहरों जैसा है? आंसर नहीं है, बट बहुत सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है जो हम देख रहे हैं लास्ट 3 4 साल में, जहां लोगों ने, जिनकी हाई नेटवर्थ है, उन्होंने एआईएफ में भी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, काफी साइजेबल इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, इक्विटी मार्केट्स में भी अच्छा इन्वेस्टमेंट है,
नए नए फिक्स्ड इनकम की अपॉर्चुनिटीज में भी वो इन्वॉल्व हैं. सो आई वुड से दैट बिकॉज ऑफ इंटरनेट, इंफॉर्मेशन रीचिंग, कंटेंट इजीली अवेलेबल, इतने मीडियम्स हैं जहां वो जाके पढ़ सकते हैं. ऑल्सो वेल्थ मैनेजर्स आल्सो रीचिंग आउट. तो इस सब का कॉम्बिनेशन मिला के आप देखेंगे तो उनका अंडरस्टैंडिंग काफी सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुआ है लास्ट 3-4 साल में. बस अभी भी अच्छा, काफी अपॉर्चुनिटी है कविता. ओके. अच्छा, एक सवाल. अगर आप आज की तारीख में एक युवा भारतीय होते, नो दैट कि आप अभी युवा नहीं है, माशाल्लाह काफ़ी जवान दिखते हैं आप अभी, लेकिन मैं यंगस्टर्स की बात कर रही हूँ जो शायद पहली पहली बार निवेश कर रहे हो या शुरुआती दौर में हो अपने. आज अगर आप उस जगह होते विद सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन एंड सो मेनी एवेन्यूज एंड इन्वेस्टमेंट्स, तो क्या स्ट्रैटेजी होती, कैसे बाजार को समझते? देखिए, मैं फिर से वही पॉइंट पे आ जाऊंगा कि अगर मैं एक यंग निवेशक होता तो एसेट एलोकेशन की फिलॉसफी डे वन से चालू करता. ओके. सेकेंडली, अच्छा एलोकेशन इक्विटी में करता है, बिकॉज इक्विटी को टाइम लगता है कंपाउंड करने में, और कंपाउंडिंग मशीन जब चालू होती है तो उसका बहुत सिग्निफिकेंट बेनिफिट आता है. हम्म. और एसआईपी के रूट में स्टैगर्ड करता. कुछ चीजें मैं नहीं करता कि एज एन यंगस्टर की बहुत ही हाई रिस्क एसेट क्लासेस में किया, तो अगर करता भी तो बहुत ही स्मॉल एलोकेशन करता. जैसे अगर मैंने 100 रुपए डाला, 2-3 रुपए लगाया उसके अंदर इफेक्टिव. और बाकी मैं स्टेडी स्टेट इन्वेस्टमेंट करता पर कंसिस्टेंटली करता, और उस प्रैक्टिस को फॉलो करता. बिकॉज एंड ऑफ द डे इन्वेस्टमेंट में डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी की बहुत वैल्यू है. और कंपाउंडिंग मशीन बहुत ही ज्यादा सिग्निफिकेंट बेनिफिट करती है ओवर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. और एज ए युवा तो मेरे पास ये दोनों अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है. एज ए यंगस्टर यू ऑलवेज फील कि थोड़ा मैं ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, थोड़ा लेना चाहिए. बट मेरा मानना है कि रेजिस्ट करना चाहिए. तब भी मन तो करते हैं तो थोड़ा बहुत परसेंटेज करना चाहिए, और लेवरेज नहीं करना चाहिए. सो दीज आर थिंग्स विच आई वुड अवॉइड एंड स्टिक टू द प्रोसेस. अच्छा, बट ऐसी कोई तो बात होगी ना जो आपको आज के युवा भारतीयों में पसंद आती है और जो आप शामिल भी करना चाहते हो? 100%. मतलब मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि आजकल के युवा भारतीय तो काफी ही जागरूक हैं, काफी इंफॉर्मेशन है, काफी कंटेंट अवेलेबल है, और काफी नेटिव है वो. मतलब जैसे देयर फर्स्ट इन्वेस्टमेंट्स आर म्यूचुअल फंड्स. आई गो टू लॉट ऑफ कॉलेजेस, मीट लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, दे हैव अ ब्रोकिंग अकाउंट, कुछ ना कुछ उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है. काफी लोग ऑप्शन ट्रेडिंग भी करते हैं, म्यूचुअल फंड एसआईपी भी करते हैं. तो मैं उनको बोलता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग मत कीजिए, म्यूचुअल फंड एसआईपी कीजिए. एट माय एज जब हमने चालू किया था तो मोस्टली लोग रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश करते थे उस टाइम. तो वो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चेंज है. मेरा ये मानना है जो एसआईपी का ड्राइव चल रहा है, दे आर द टॉर्च बेयरर्स. द यंगर जनरेशन हैज बिकम द टॉर्च बेयरर्स व्हिच दैट has reached to the senior people also in the country, or more people at a higher age levels as well. तो यानी आज के राहुल की उम्र तक पहुंचते पहुंचते ये युवा तो काफी आगे निकल जाएंगे. तो फोमो का एहसास होता है कभी? ऐसे लगता है कि काश हमारे पास वो जमाना, वो इंफ्रा होता? So 100%, I would say that the best compounding machine, if you ask me, is a good asset allocation model of investment. And I would say that I've been fortunate because I started my career in this industry. तो इतना फोमो नहीं है, but yes, the practice और the जो रणनीति थी वो अगर पहले से इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होती तो things would have been far better. उसमें कोई डाउट ही नहीं है. बिल्कुल. चलिए राहुल, सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन समय मेरा समाप्त हुआ. धन्यवाद, आप जुड़े और इतनी बारीकी से और इतने इत्मीनान से आज बातचीत की. शुक्रिया आपका. Thank you, Kavita, again for inviting me to your show. It was very great to speak to you. धन्यवाद. चलिए इसी के साथ मुझे भी इजाज़त दें. अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी एक नए मेहमान के साथ. नमस्कार.